चला ध्यान दो चलो। ठीक है, हाँ चलो, क्वेश्चन बैंक यूनिट 3 का देखते हैं पहले। एक्सप्लेन डीएफडी एंड टाइप्स ऑफ डीएफडी। हाँ, डीएफडी का फुल फॉर्म डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम क्या है? डेटा फ्लो डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं ये पीडीएफ ग्रुप पे शेअर करता हूँ. ठीक आहे, तर जे नाही आहे ते लिहा, आता लिहायची गरज नाही. टाइप्स ऑफ डीएफडीएस दो टाइप है, एक रहेगा आपका लॉजिकल, एक रहेगा आपका फिजिकल. ठीक आहे, बाकीचं वाचत नाही, एकदम सिंपल आहे. जे डिफिकल्ट आहे ते बघू आपण. उसके बाद गिव सिम्बॉल्स यूज टू डिनोट एक्सेस स्पेसिफायर्स इन क्लास डायग्राम. ठीक है, तो ये नोट्स में नहीं है, तो ये मैंने यहाँ ये लिखा है. इन अ क्लास डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं यूएमएल, एक्सेस स्पेसिफायर्स ऑल्सो कॉल्ड एज विजिबिलिटी सिम्बॉल्स. इट शो हाउ क्लास मेंबर्स कैन बी एक्सेस. क्लास मेंबर मतलब क्या? एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स. ठीक है, हाँ, तुम्हाला दिलंय का ते? हे चार बरोबर आहेत ना? ठीक आहे, मग ते तुम्ही ॲड करून घ्या. अरे मला पण नव्हता हा क्वेश्चन माहिती, खरंच मी पहिल्यांदा बघितला. क्योंकि अभी तक के इसमें कभी आया नहीं है ऐसा ये. तो पब्लिक पब्लिक के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस, प्राइवेट उसके लिए माइनस, प्रोटेक्टेड के लिए हैश, और पैकेज या डिफॉल्ट के लिए काय म्हणतो याला? टिल्ड. ठीक आहे, अजून एक पाच काय म्हटलं तुम्ही? अच्छा, ये ऐसा. ठीक है, हाँ, तो वो एग्जाम्पल लिखा है कि कैसे हम इसको डिनोट करेंगे. उसके बाद गिव डिफाइन व्हाट इज टेस्टिंग. हाँ, तो जहाँ पे नोट्स का रिक्वायरमेंट है मैंने वो दिया है, नोट्समध्ये आहे. टेस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ सॉफ्टवेअर टू फाइंड एरर ऑफ मिस्टेक इन अ पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर डिझाईन. किंवा मग नोट्समध्ये दोन डेफिनेशन दिले आहेत, उसमें का एक लिखोगे. उसके बाद फोर्थ वाला है लिस्ट द टेक्निक्स ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग. नहीं, डिफाइन द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. डिफाइन द टाइप्स ऑफ टेस्ट. स्टॅटिक आणि डायनॅमिकमध्ये मग ते परत ते, हां हां, मग स्टॅटिक आणि डायनॅमिक लिहा. तो स्टॅटिक आणि मग डायनॅमिकमध्ये हे टाईप आहेत ना. त्याच्यात पण आहे, म्हणजे उसके अंदर भी ये टाइप आता है, व्हाइट बॉक्स आणि ब्लॅक बॉक्स. तेच लिहा, स्टॅटिक लिहा, डायनॅमिक लिहा, उसके बाद व्हाइट बॉक्स, ब्लॅक बॉक्स, अल्फा टेस्टिंग वगैरे ते सगळी. कुठली? डेड ग्रे डेड बॉक्स, ग्रे बॉक्स. ठीक है, उसके बाद लिस्ट द टेक्निक्स ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. लिस्ट करने को बोला है, तो त्याची नावं ही आहेत: बेसिक पार्ट टेस्टिंग, पाथ टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग अँड कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग. उसके बाद लिस्ट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. लेवलमध्ये वो वाला ती डायग्राम होती ना, युनिट टेस्टिंग, उसके बाद इंटिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग अँड ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंग. तुमचे पण काही कॉमन क्वेश्चन आहेत जे एस पी एमवाले. उसके बाद एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग विथ एग्जाम्पल. ठीक है, तो नोट्स पे दिया है मैंने. ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग 4 मार्काला, 4 मार्क्स के इसमें आपको लिखना है. आणि हाँ, तीनच आहेत ना मग. डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग वो भी लिया है हमने रेगुलर बैच में. ठीक है, वो लिया लिखना. हाँ, आज नोट्स दे रहा हूँ सब 4, 5, 6 का, त्याच्यात तुम्हाला मिळतील सगळे. हाँ, तो यूनिट 3 में इतना ही है. यूनिट 4 एक्सप्लेन डिफरंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क, ये भी हमने लिया रेगुलर बैच में. हाँ, परत मी नावं लिहिली आहेत: प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क, बिजनेस स्केड्यूल, ऑपरेशनल, प्रोग्रामेटिक, प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, नॉन रिस्क. ठीक है, तो ये आपको लिखना है नाम. उसके बाद लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट. ये भी इसमें नहीं था, नोट्स में नहीं है, तो ये भी मैंने आपको दिया है इसमें. एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल आउटपुट्स, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इंटरनल लॉजिक फाइल्स,
एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, ठीक आहे. आणि मग ते फंक्शन पॉईंट म्हणजे त्याला नंबर दिलेले असतात, ठीक है, वो रहेगा. पण तुम्हाला फक्त नावं द्यायची आहेत. उसके बाद यूज कोकोमो मॉडल टू कैलकुलेट, ये तो सेम एग्जांपल लिया है ना हमने. तुमच्या ह्याच्यात पण एक ते एक्झाम्पल लिया आहे ना हमने. आहे ते फॉर्म्युलाच फक्त टाकायचा आहे. सांग, किंवा बॅच झाल्यावर तुला सांगतो सेपरेट, ठीक है. लेकिन करना एग्जाम्पल आएगा ही आएगा. उसके बाद एक्सप्लेन द मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम 4 P's, ये भी हमने लिया है. 4 P's का कौन सा है. एक्सप्लेन R MMM प्लान, ये भी हमने अभी रिसेंटली लिया. हाँ, लेकिन विथ एग्जाम्पल बोला है, विथ एग्जाम्पल बोला है. हाँ, 6 मार्काचा क्वेश्चन है. विथ एग्जाम्पल में मैंने आपको नोट्समध्ये बघा, नोट्स में दिया है, वो लास्ट पेज पे वो एग्जाम्पल है. कम्प्युटर क्रॅश का असं काहीतरी एग्जाम्पल आहे, तो वो एग्जाम्पल करके आपको एक्सप्लेन करना है, तर तुम्हाला मार्क्स मिळतील. उसमें मतलब वो एग्जाम्पल में क्या दिया है कि उसमें क्या रिस्क है, वो रिस्क है, फिर उसको हम मिटिगेट कैसे करेंगे, मतलब उसको हम अवॉइड कैसे करेंगे वो. तो ते प्रत्येकाचे 2-2, 3-3 लाइन तुम्हाला लिहायचे आहेत, उतना ही है, ठीक है. तो वो है आपका RMMM प्लान. आणि नंतर गिव डिफरेंस बिटवीन रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, ये नोट्स में नहीं है, तो ये दिया है मैंने. हाँ, रिस्क मैनेजमेंट एकदा बघू काय. द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू हैंडल पोटेंशियल रिस्क बिफोर दे अकर, उसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क होने से पहले. रिस्क मॉनिटरिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एंड रिव्यूइंग रिस्क एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एक्शन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट. हाँ, मॉनिटर मतलब मॉनिटर करना है कि रिस्क नहीं आ सके. रिस्क मैनेजमेंट, इट्स पर्पस टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉसिबल रिस्क. Risk monitoring, to ensure risks are controlled and any new risks are detected early. Risk management focuses on planning and decision making. It focuses on observation and evaluation. It is done before and during the project to prepare for risk. Done continuously throughout the project life cycle. Example, आइडेंटिफाइंग अ डिले इन मटेरियल डिलीवरी, सो क्रिएटिंग अ बैकअप प्लान, उसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट. हाँ, आपको पता है कि थोड़ा डिले होने वाला है, तो पहले ही हमने क्या किया, बैकअप प्लान बना के रखा, तो वो रहेगा रिस्क मैनेजमेंट. रेगुलरली चेकिंग वेदर द डिलीवरी स्केड्यूल इज बीइंग फॉलोड एंड अपडेटिंग द रिस्क प्लान इफ न्यू डिलेज अकर, तो वो रहेगा आपका रिस्क मॉनिटरिंग, ठीक है. तो रेगुलरली हो रहा है क्या नहीं, और प्लान आप फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, वो रहता है रिस्क मॉनिटरिंग, ठीक है. तो ये आपको लिखना है. तर मला तर 4च मिळालेत. बघा आता अजून तुम्ही 5 आहेत ना. एक ChatGPT वर बघा. युनिट 5. हाँ, लिस्ट द टाइप्स ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. हाँ, इसका एक 2 मार्क्स का है और एक 4 मार्क्स का है, ठीक है. मिळालेत का कुठे, विथ आन्सर्स आहेत का ते, कोणी बनवलं आहे का. कुठे नेटवर मिळालं का तुमच्याच कोणी बनवलं. ते कधी कधी ते मला तेवढंच पाठव स्क्रीनशॉट, मी ते ग्रुपवर टाकतो, एकदा वाचतो आणि मग. हां, टाइप्स ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ॲक्टिव्हिटी बेस्ड, प्रॉडक्ट बेस्ड, हायब्रिड बेस्ड, डिलिव्हरी बेस्ड, फेज बेस्ड, टाइम बेस्ड, फंक्शन बेस्ड, जिओग्राफिकल बेस्ड. फक्त नावं लिहायची आहेत. 4 लिखा तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है. हाँ, उसके बाद हा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, 4 मार्क्स के लिए है, ठीक है. तुमच्या ह्याच्यात पण आहे का. वर्क ब्रेकडाउन सिंपल, म्हणजे वाचून पण तुम्हाला कळेल. वर्क ब्रेकडाउन का नाम ही क्या है, अगर बड़ा जॉब है तो उसको क्या करेंगे हम, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इनटू सिंपलर एंड मैनेजेबल टास्क इज द प्रोसेस आइडेंटिफाइड एज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. यूजुअली द प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज दिस मेथड फॉर simplifying the project execution. In WBS, much larger tasks are broken down to manageable chunks of work.
These chunks can be easily supervised and estimated. Chunk मतलब वो एक part, उसको हम बोलते हैं chunk. ठीक है. WBS is not restricted to a specific field when it comes to application. This methodology can be used for any type of project management. मतलब small project रहेगा या big project रहेगा, सबके लिए ये क्या होगा, use होगा. Steps 1, identify the major activities of the project. Identify the sub activities of the major activities. Step 3, repeat till undividable, simple and independent activities are created. मतलब बडा आहे उसको क्या करो, सब में करो, परत त्याला काय करायचं, परत अजून सब मध्ये करा आणि कधीपर्यंत हे रिपीट करायचं, जोपर्यंत रिपीट टिल अनडिवाइडेबल सिंपल एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज आर क्रिएटेड. जब तक सिंपल नहीं होता तब तक ये क्रिएट करना है. तो याची डायग्राम मी ग्रुपवर टाकेल. ठीक आहे. मॉडेल आन्सर काही आहे, ये कॉपी मॉडेल आन्सरला विचारलं आहे. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये त्या डायग्राममध्ये मग हे पार्ट्स आहेत. कंस्ट्रक्शन ऑफ WBS, आइडेंटिफाइंग द मेन डिलिव्हरेबल ऑफ प्रोजेक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिराइविंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. हाँ, मेन क्या क्या है, क्योंकि जब हम उसको ये करेंगे तो आदि क्या करो, कशावर फोकस करो, अपन मेन इस पे फोकस करेंगे, तो वो हो गया आपका पहला पार्ट. दिस इंपॉर्टेंट स्टेप इज यूजुअली डन बाय द project managers and the subject matter experts involved in the project. Once this step is completed, the subject matter expert starts breaking down the high level tasks. तेच यार, म्हणजे मलाच बोर होते वाचायला, इतकं सिंपल है. ये पहले क्या है, जो मेन बातें वो देखना है. ये काम किसका है, प्रोजेक्ट मैनेजर का. फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, उसको स्मॉल टास्क में क्या करेगा, डिवाइड करेगा. इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द टास्क, वन कैन ब्रेक देम डाउन इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल्स. One can detail a high level task into 10 subtasks, while another can detail the same high level task into 20 subtasks. Therefore, there is no hard and fast rule on how you should break down a task in WBS. Rather, the level of breakdown is matter of project type and the management style followed to the project. तो ये एक ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने इसमें करना है, वो डिपेंड है. जसं 4 मार्काचा आन्सर असेल तो कोई 4 पॉइंट्स लिखता है, कोई 8 पॉइंट्स लिखता है. तो ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. कभी कभी 4 पॉइंट्स वालों को भी 4 मार्क्स मिलता है, 8 वाले को भी 4 मार्क्स मिलता है. ठीक है. तर त्याच्यासाठी असा काही हार्ड अँड फास्ट रूल नाही. ठीक आहे. इन जनरल देर आर फ्यू रूल्स यूज फॉर डिटरमाइनिंग द स्मॉलेस्ट टास्क चंक. In 2 weeks rules, nothing is broken down smaller than 2 weeks worth of work. This means the smallest task of the WBS is at least 2 week long. बस स्मॉलेस्ट टास्क है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कम से कम 2 हफ्ते तक वो काम करना चाहिए. वो रूल है, वो रूल आपको फॉलो करना है. 8/80 is another rule used when creating a WBS. This rule implies that no task should be smaller than 8 hours of work and should not be larger than 80 hours of work. सिंपल है. तो 8/80 रूल याद रखो, मतलब 8 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जो भी टास्क आप डिवाइड करोगे वो. One can use many forms to display their WBS. Some use tree structure to illustrate the WBS, while other use list and tables. Outlining is one of the easiest ways of representing a WBS. जो मेन है उसको क्या करेंगे, हम आउटलाइन करेंगे तो उससे पता चलेगा. ठीक है. तो सिंपल आंसर है, डायग्राम में पाठवेल, तो ये आपको लिखना है 4 मार्क्स के लिए. उसके बाद स्टेट एंड डिस्क्राइब एनी 4 बेसिक प्रिंसिपल, एनी 4 बेसिक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रिंसिपल. ये तो अभी लिया था हमने लास्ट टाइम ही, आठवते ना, ते कंपार्टमेंटलाइजेशन तेच है ना, ते वो वाला, वो आएगा क्वेश्चन पक्का. और लास्ट में है नेक्स्ट है तुमचा ड्रॉ अ टाइमलाइन चार्ट फॉर 15 डेज ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. कंसिडर फेजेस ऑफ SDLC. SDLC का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. तुमच्या याच्यात पण आहे वाटतं ना, JSPM के इसमें 15 डेज ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. तो टाइमलाइन चार्ट खूब सिंपल है, ये आएगा क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए. आपको बोला है 5 डेज अ वीक, तो 3 वीक हम कंसिडर करेंगे, जिसमें आपको डे 1 डे 2 ऐसा डे 5 तक एक वीक, डे वीक 2 में डे 5, वीक 3 में डे 5. ठीक है. और आपको बोला है फेजेस ऑफ SDLC, तो ये उसका फेजेस है, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ये फेजेस. तो ये कैसे निकालते हैं, तो वीक 1 में हम एनालिसिस का काम कंप्लीट करेंगे. कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है माइलस्टोन.
लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। तो माइलस्टोन का ये सिंबल है, हाँ, डायगोनल। तो माइलस्टोन आ गया, उसके बाद डिज़ाइन फेज आपका स्टार्ट होगा। तो डिज़ाइन फेज 3 दिन तक चलेगा, डे 4, डे 5 आणि डे 1। तो ऐसे 3 दिन चलेगा। उसके बाद माइलस्टोन अचीव होगा। फिर कोडिंग के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 1 2 3 4 4 दिन में कोडिंग कंप्लीट होगा। फिर माइलस्टोन आ गया। देन टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए कितना, 2 दिन है। उसके बाद माइलस्टोन आ गया। डिप्लॉयमेंट, 1 दिन में डिप्लॉयमेंट करना है। और मेंटेनेंस को फिर लास्ट 2 डेज। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं टाइमलाइन चार्ट, या इसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट भी हम इसको बोलते हैं, हां, पण सॉफ्टवेअर मधला। मनाने नाही, डे नाही, डे त्यांनी दिलेत ना, 5 days अ वीक, हां, हे 4 दिवस ना, हां, हे डे, पण हा असंच लर्न करा, तुमच्या मनाचं टाकू नका। थोडं लॉजिक तर पाहिजे ना, की अनालिसिस 3 दिवसामध्ये काम होईल, डिझाईन को लिए 3 दिन लगेगा, हे डेज लक्षात ठेवा ना। एनालिसिस को 3 दिन, डिज़ाइन को 3 दिन, कोडिंगला फक्त 4 दिवस आहेत, टेस्टिंग को 2 है, इधर 1 है, इधर 2 दिन है। 3 3 4 2 1, 2 1, 2 1 2, इतना निकालने को आपको मार्क्स है। तुम्हाला 2 मार्कालाच आहे। MSBT में 4 मार्क्स को आहे, तुम्हाला 2 मार्काला दिलं। हां, 2 मार्काला कोण एवढं, तुम्हाला 4 मार्काला आहे। कोण, हो का? अरे मी पाठवणार आहे। एक्सप्लेन क्रिटिकल पाथ मेथड विथ एग्जाम्पल, ये तो अभी पढ़ा है ना, क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM। हाँ, परवा शिकवलं आहे। उसके बाद यूनिट 6 डिफाइंड, ये 3 क्वेश्चन मध्ये एक क्वेश्चन आहे, म्हणजे डिफाइंड सॉफ्टवेअर क्वालिटी मॅनेजमेंट, डिफाइंड सॉफ्टवेअर क्वालिटी ॲश्युरन्स और डिफरन्स बिटवीन सॉफ्टवेअर क्वालिटी मॅनेजमेंट एंड सॉफ्टवेअर क्वालिटी ॲश्युरन्स। तुमचं आहे ना बहुतेक ते वो मॅडम से प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। थर्ड वाला क्वेश्चन असा अजूनपर्यंत आला नाही आहे। डिफरन्स बिटवीन सॉफ्टवेअर क्वालिटी मॅनेजमेंट ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेअर क्वालिटी कंट्रोल अँड ॲश्युरन्स। पण ते मॅडमने मनाने टाकलं आहे ते, पण तसं तरी पण मी शोधलं ते आन्सर। पण मेन आन्सर वो वही आहे, सॉफ्टवेअर क्वालिटी ॲश्युरन्स आणि सॉफ्टवेअर क्वालिटी कंट्रोल। कंट्रोल आहे, अरे युनिव्हर्सल काय बोलू आता, युनिव्हर्सल म्हणजे नॉर्मली क्वेश्चन तोच आहे, मॅनेजमेंटच्या जागेवर कंट्रोल आहे। जितने भी आप मॉडल आन्सर देखोगे या क्वेश्चंस बघाल, तर त्याच्यात तुम्हाला हेच आहे। ठीक आहे, तुमचं आता त्या काय माहिती आता तिनं काय असं टाकलं, तो भी अभी हम मैंने किया ही है। ध्यान दो, देखो, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट इंश्योर दैट रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज अचीव when it reaches the users so that they are satisfied by its performance. क्वालिटी एश्योरेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ SQM, मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। दैट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स एंड इंश्योरिंग दैट द प्रोसेस इज फॉलोड करेक्टली, मतलब ये मेन प्रोसेस पे काम कर रहा है, फॉलो हो रहा है क्या नहीं। इट ensures quality planning, control and improvement across the entire project. इट ensures process compliance, मतलब रूल फॉलो हो रहा है क्या नहीं, एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन थ्रू रिव्यूज एंड ऑडिट्स। It covers all quality related activities, that is planning, assurance and control. It focuses only on assurance activities, checking and verifying processes. Example, creating a quality management plan for the project, conducting code reviews, process audits or testing to ensure quality. प्रोजेक्ट मैन, यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर परफॉर्म्स इट, यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस टीम्स और क्वालिटी इंजीनियर्स परफॉर्म इट। ठीक है, उसके बाद तर 3 क्वेश्चनमध्ये तुमचं एकच, म्हणजे ते तर तुम्हाला लर्न करायचंच आहे। एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। फेजेस में क्या क्या है, तो सिंपल है, प्लानिंग, उसके बाद एक्टिविटीज़, उसके बाद ऑडिट और उसके बाद क्या है, रिव्यू। प्लानिंग मतलब प्लान करो काय बोला तेच आहे प्लॅनिंग। इट इज द क्वालिटी मॅनेजमेंट अप्रोच फॉर द प्रोजेक्ट
is accomplished in parallel with developing the scope and requirements for the product and the project. The project assumptions, dependencies and risks are inputs to the test strategy. क्या क्या आप प्लानिंग करोगे? हाँ, तो प्रोजेक्ट कैसे होगा, पहले तो आपको अजम्पशन करना पड़ेगा कि ऐसा स्मूथली चलेगा. उसके बाद किस पे डिपेंडेंट है, मतलब क्या क्या इनपुट आपको लगेगा और क्या रिस्क आ सकता है, वो भी आपको प्लानिंग में डालना है. अदर इनपुट्स इंक्लूड्स एप्लीकेशन एंड आर्किटेक्चर मॉडल्स एज वेल एज इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट्स. उसके लिए फिर आपको कौन से अगर आप प्रोजेक्ट को डिवाइड करोगे तो फिर डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद एसक्यू एक्टिविटीज़. एसक्यू का क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़. तो वो उसका ॲक्टिव्हिटीज़ का नाम भी आपको लिखना है. ठीक आहे, आता हे वाचत नाही मी, एकदा तुम्हाला वाचून कळेल. उसके बाद ये होने के बाद क्या है, ऑडिट करना है. ऑडिटिंग का पता है, बराबर चल रहा है क्या नहीं काम, वो चेक करने के लिए प्रोसेस ऑफ सही से फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, उसके लिए होता है आपका ऑडिट. तो ऑडिट करना पड़ेगा. और उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा, आपका रिव्यू. ठीक है, तर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिव्ह्यूची गरज नाही आहे, इतना लिखा तो भी चलेगा. ठीक आहे, पण हे परत मी रेग्युलर बॅचमध्ये होणार आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. अभी सिर्फ वो क्वेश्चन बैंक के लिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ. उसके बाद एक्सप्लेन ऑल दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्स सिग्मा. ठीक आहे, ये भी म्हणजे मला असा क्वेश्चन कुठे मिळाला नाही, ये भी चॅट जीपीटी या असं करूनच मी सर्च केला आहे. पी डी एफमध्ये आहे, पण का हेच आहे का, कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेत. It customer focused, data driven approach, process oriented, continuous improvement, uses DMAIC, DMA DV approach, team based approach, focus on root cause analysis, saves time, reduce cost and improves productivity. बघा तुमच्या ह्याच्यात काय. नाही, तो वेगळा आहे तुमचा, तो क्वेश्चन वेगळाच आहे. नाही नाही, मी नोट्समध्ये आहे ना, सगळे आता नोट्स देतोच आहे. फोरचं कोणी फोरचं किती लोकांना पाहिजे, बाकीच्यांना मी दिलेत, तुम्हाला सगळ्यांनाच पाहिजे का? ओ एस नाही, सॉफ्टवेअरचं. फोर्थ घेतलं आहे का? कोणीच नाही. फोर्थ चॅप्टरचं घेतलं आहे का नोट्स? फोरचं घेतलं? इतिहास होता, आता भूगोलच्या देतोय, जॉग्रफीच्या देतोय. ठीक आहे, ये से फोरचं घ्या. दुसरे दिलेत, मग हे नका लिहू. काय काय कस्टमर फोकस तो दिया है ना मैंने, कस्टमर फोकस. टीम वर्क पण आहे. मेथोडॉलॉजिकल म्हणजे मेथड फॉलो करायचा, वो नहीं दिया है. प्रोसेस ओरिएंटेड म्हणजे तेच आहे, ते दिलं आहे ना. हां हां, म्हणजे तेच आहे मग. ठीक आहे ना, मग तेच आहेत. नाही, एक क्वेश्चन काहीतरी मिस झाला माझ्याकडनं, काहीतरी ॲक्टिव्हिटीचं काहीतरी होतं, ॲक्टिव्हिटी नेटवर्क. ते नाही आहे त्याच्यात, ते तुम्ही लिहून घ्या, मी सांगतो तुम्हाला. ए बाकीच्या परत करा नोट्स. काय यांचं 5 आहे, परत 5 ते 6. हां, बघितलं ना मी. सर काय म्हटलं, बघितलं का सरांनी काय?
हां जाऊ तेच आहे त्याचं. मग 2 मार्काचं आहे का ते? तो 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे का? हां 5व्याचं. बाकी कुठे आहेत चौथ्याच्या? संपल्या? 5व्याचं ते घेऊन पास करा पुढे. हां आहेत आहेत. हां चलो नेक्स्ट लास्ट वन. तुमच्या ह्याच्यात पण आहे का ॲक्टिव्हिटी नेटवर्क? अरे पी सी पी के इसमें है तुमच्या ह्याच्यात जे एस पी एम आले. ॲक्टिव्हिटी नेटवर्कचा क्वेश्चन आहे का? सांगतो मी, सिम्पल आहे. लिखो चलो. हां किंवा तुमच्या नोट्समधलंच आहे ना यार हे. मला एवढं पाठव. आफ्टर क्रिएशन ऑफ WBS, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डिपेंडन्सी अमंग ॲक्टिव्हिटीज. लिहू नका, मी सांगतो. म्हणजे ते 2 टाईप फक्त लिहा. ॲक्टिव्हिटी नेटवर्क डायग्राम इज अ डायग्राम ऑफ प्रोजेक्ट ॲक्टिव्हिटीज दॅट शोज सिक्वेन्शियल रिलेशनशिप ऑफ ॲक्टिव्हिटीज युझिंग ॲरोज अँड नोड्स. Activity network shows dependency between different activities. There are 2 main type. एक लिखो, activity up node, activity on node. हाँ इधर लिखना. Node represents activities. Node represents activities and arrow represent dependencies. फर्स्ट वन है एक्टिविटी ऑन नोड और दूसरा है एक्टिविटी ऑन एरो. इधर अभी एरो रिप्रेजेंट्स एक्टिविटी एंड नोड रिप्रेजेंट्स डिपेंडेंसी. उल्टा है. विथ एक्झाम्पल सांगितलंय का? हो पण हे दाखवायला लागेल ना काय काय. मग ते कसं कळेल? नाही ना, मग त्याला लॉजिक काय? चार. हां चालेल ना.
बाकी बरोबर आहे ना? नंबर सांगा मला काय. हां, 22. हाँ देखो, ध्यान दो, देखो। हाँ, पहला है एक्टिविटी ऑन नोड। एक्टिविटी ए से लेके जी तक है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज, ये डेज हमने लिखा है, तुम्ही तुमच्या मनाने लिहू शकता. और प्रिसीडिंग ॲक्टिव्हिटीज मतलब ए किस पे डिपेंड है क्या तो नहीं, बी किस पे डिपेंड है क्या तो नहीं, पण बाकीचे पुढचे सी डी ये इस पे डिपेंड है. ठीक है, तो ये दिखा के आपको फिर ये डायग्राम निकालना है. तो देखो स्टार्ट होगा. ए के लिए कितना दिन लगेगा, 15 डेज, तो ए लिखा, उसके नीचे 15 डेज. बी के लिए कितना है, 25 डेज. उसके बाद प्रिसीडिंग ए मतलब ए पे कौन डिपेंड है, सी, तो हमने यहाँ पे निकाला सी. ए वर अजून कौन डिपेंड है, डी, तो उसके नीचे निकाला डी. मतलब सी, एक ए इनपुट किसको दे रहा है, सी को, और इसको भी, डी को भी. और सी के लिए कितना डे लगेगा, तो सी के लिए 12, डी के लिए 20, तो ये 12 और 20. उसके बाद बी पे कौन डिपेंड है, ई, तो ई निकाला, वो बी पे डिपेंड है. ई के लिए कितना दिन है, 22. उसके बाद सी किस पे डिपेंड है, एफ पे, तो यहाँ पे सी के बाद कौन आएगा आपका, एफ, उसके लिए कितना डे लगेगा, 16. और उसके बाद जी किस पे डिपेंड, डी और एफ किस पे डिपेंड है, जी पे. ठीक है, तो इधर जी है, वो किस पे डिपेंड है, एफ, मतलब हाँ जी, हाँ जी किस पे डिपेंड है, या जी को इनपुट कौन दे रहा है, तो एफ आणि डी. और उसके लिए कितना डेज है, 21 डेज. और उसके बाद कुछ भी नहीं है तो एंड. और यहाँ पे भी देखो ई, ई उतना ही है, तो ई भी क्या होगा आपका, एंड पे आएगा. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ऑन नोड्स. ठीक है, और दूसरा है आपका एक्टिविटीज ऑन एरोज. तर हेच काढायचं स्ट्रक्चर. फक्त यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तुम्हाला इथे लिहायला लागेल. हां, मग 2 मार्काला डेफिनेशन आणि मग डायरेक्ट हेच काढा, एक्झाम्पल. नाही डायरेक्ट नाही, मग तुम्ही टेबल काढा, पण मग 4च ॲक्टिव्हिटी दाखवा ना. ए बी सी डी, ए दिला नसतो टेबल, तुमच्या मनाने ते घ्यायचं आहे. मग 4च ॲक्टिव्हिटीचं दाखवा ना, ए बी सी डीच दाखवा. टेक्स्टबुकमध्ये दिलाय तो 4 याचाच दिलाय, ए बी सी डी. अरे टेक्स्टबुक में दिया है 4 इसका, तर तो काढा. ठीक आहे, म्हणजे झालंय, सगळे सब हुआ है. ठीक आहे, जे एस पी मध्ये थांबा, तुमचं काय बघू, आपण डिस्कस करू, बाकी लोक फिर जा सकते हैं. हा पी डी एफमध्ये हे नसेल हा, कारण ती पी डी एफ मी आधी काढली, याचा फोटो काढून घ्या, जे मी लिहिलंय ते पी डी एफ लगेच पाठवतो. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले. Recording stopped.